भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव जी का आज पुण्यतिथि है और उनको पूरा देश उनको शत शत नमन और प्रणाम करता है। वो इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, साइंस टेक्नोलॉजी सबके मंत्री रहे थे और एक वक्त आया कि जब वो कांग्रेस पार्टी ने उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बहादुरी के साथ 5 साल सरकार चलाया। नृत्य आरोप लगाना विरोधी पक्ष का काम था, लेकिन वो उनकी सूझबूझ और वित्त मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का और विदेश मंत्रालय का उनका अनुभव ने विश्व में इतिहास कायम किया था। और आज उनका पुण्यतिथि है। उनको पुण्यतिथि पे देश उनको शत शत नमन और प्रणाम करता है। आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है। विश्व में वैश्विक युद्ध चल रहा है और आज सेकुलरिज्म, सोशलिज्म पे लोग चर्चा कर रहे हैं और जो संविधान का मूलभूत अधिकार है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एकता, अखंडता, संप्रभुता, संवैधानिक देश है। आज सवाल उठ रहा है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे। गरीब और अमीर, जाति और भाषा, सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग भारत में आज़ादी के बाद बसते हैं और सभी जाति धर्म का सम्मान नागरिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का रचना किया था, आज़ादी के बाद पक्ष विपक्ष अपने वक्त पे बहुत कोशिश किया, लेकिन आज तक उस पे आंच नहीं आया। अपनी नीति, राजनीति और मानसिकता का परिचय राजनीति पार्टी ने भारत में दिया है। अभी 2025 में इलेक्शन है बिहार में, बंगाल में और 27 में उत्तर प्रदेश में। भारत की आज़ादी, राज्य की आज़ादी और आबादी सर्वोपरि है। अब पहले जमीन और पूंजीपति
और जाति धर्म भाषा के नाम पे लोग बंटते थे। आज जिम्मेदारी और जिम्मेवारी नहीं है, क्यों जिम्मेदारी जो पूंजीपति वर्ग जिम्मेदार थे, उनके इंदिरा जी ने संपूर्ण उनका छीन लिया। और पूरे देश में जितने राजा महाराजा थे, और उन्होंने लेकिन अपनी मनुस्मृति मनोवृत्ति उन्होंने जब उनका छीना, तो आज भी सामंतवादी में रह करके वो राजनीति में उन्होंने अपना अधिकार को आज भी बरकरार रखा है। और उसके लिए राजनीति पार्टी के नेता जिम्मेवार हैं। देश से कम्युनिस्टिज्म खत्म करने का साजिश हुआ, कामगारों का हित का रक्षा आज नहीं हो रहा है। किसान अपने एमएसपी या जो भी वो करते हैं, पूरे देश में लाखों किसान आत्महत्या के शिकार हुए और उनकी रोजी रोटी आज पूरे देश में खतरे में है। सरकार आती है, लुभावना वादा कर देते हैं, चाहे वो कामगार हो, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, सभी जाति धर्म को सब कुछ इलेक्शन के पहले ये दे देते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से जो संविधान ने अधिकार दिया था, वो आज तक राज्य में उनको उचित सम्मान और उनको मुआवजा, उनका अधिकार जो राज्य का अधिकार है वो दिया नहीं। आज इसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी राज्य में नहीं इंडस्ट्री है, बेरोजगारी का किसान अपना खेती करके उनको पैदावार नहीं होता है, इसके लिए वो आत्महत्या करते हैं। और कामगार जहां कल कारखाना इंडस्ट्री जिस राज्य में नहीं है, वहां दूसरे जगह जाने को मजबूर होते हैं। आज नरसिंहा राव जी ने अपने वक्त में जो उन्होंने देश को राजनीति दिया है, क्यों इंदिरा जी के समय से वो उनके कैबिनेट में थे, नरसिंहा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। उन्होंने अपने इतिहास, भारत के इतिहास में उनका नाम दर्ज है। पूर्ण बहुमत नहीं होने के बावजूद भी वो सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे नरसिंहा राव जी। उनके जो जमीन है, वो वहाँ का इतिहास है कि लेफ्ट और लोगों ने उनका ये किया था, अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने देश में राजनीति में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और हमें याद है, हम लोग सुरक्षा रक्षक से हमारे नेता जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुरक्षा रक्षक पूरे देश में कानून बनाने के लिए महाराष्ट्र के नेता माधवराव भोसले जी, स्वर्गीय, और स्वर्गीय बीसी झा, दोनों उनके
प्रधानमंत्री काल में उनको मिले और उन्होंने पूरे देश में सुरक्षा रक्षक का कानून बनाने का उनसे मांग किया। उन्होंने उचित आश्वासन दिया, लेकिन उस समय संभव नहीं हो पाया और वो कानून पूरे देश में 2005 में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट बना, जिसमें आधा अधूरा अभी भी है, क्यों उसमें कोई जो कामगार का अधिकार है वो मिनिमम वेजेज, पगार और जॉब की गारंटी नहीं है। वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट सिर्फ वेरिफिकेशन एक्ट बन के रह गया। लेकिन फिर भी पूरे देश में एक अम्ब्रेला के अंदर वो कानून आने से, क्यों टेररिज्म, क्यों सुरक्षा रक्षक में टेररिस्ट बन के लोग काम करते थे, मिलिटेंट, उसके वजह से उस पर लगाम लगा उस कानून के आने से। पूरे देश में सुरक्षा रक्षक कानून आज उसी के नाम पे है और वो उनका, इसके लिए हम लोग नरसिंहा राव जी को सुरक्षा रक्षक यूनियन के तरफ से उनके पुण्यतिथि पे नमन और प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज जो हक भारत सरकार या राज्य सरकार देती है ये उनका देन है, उनका देन है। आज बिहार में इलेक्शन है, इसके लिए वहाँ सारे जो कभी बिहार में नहीं रहे वो भी आज हर नेता भेष बदल बदल करके बिहार में राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। आज आज़ादी के बाद और आज तक बिहार में कल कारखाना नहीं लगा, उसके लिए बिहार के राजनीति पार्टी के और केंद्र के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बराबर का हकदार है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, समर्थन है, पूरे देश में उनकी सरकार है और आज़ादी के बाद फ्रैक्चर मैंडेट होने के बावजूद भी कांग्रेस का या कांग्रेस अलायंस का या जनता पार्टी का सरकार रहने के बावजूद भी जो राज्य का नेता थे उन्होंने बिहार में विकास नहीं किया और इंडस्ट्री नहीं लगाया, कल कारखाना नहीं लगाया। सिर्फ वो रोड, पुल और जंगल राज, गुंडा राज का दुहाई दे करके एक दूसरे को, कर्पूरी ठाकुर हो, लालू यादव हो, भागवत झा आजाद हो, बिंदेश्वरी दुबे हो और एक एक दिन का भी मुख्यमंत्री बिहार में हुए हैं। लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी चाहे बीजेपी का समर्थन हो या इंडिया अलायंस का समर्थन हो, वो 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काल कारखाना में, पलायन में बिहार के मजदूर आज भी गुजरात, बेंगलोर, केरला, कलकत्ता में पहले ज़्यादा थे और अभी मुंबई में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में पलायन करते हैं।
उसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है और सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी उसके जिम्मेवार हैं। और जो उनको समर्थन देने वाली पार्टी है वो भी जिम्मेवार बराबर के हैं। सिर्फ घोषणा, उद्घाटन और भाषण से वहाँ आज़ादी के बाद से आज बिहार में सरकारें चलती हैं, बनती हैं और बिगड़ती हैं। लेकिन जो गरीब हैं, अमीर हैं, बेशक वो राजनीति जाति भाषा के नाम पे करते हैं। जाति के नाम पे सबसे बड़ा बिहार में जाति का नाम पे राजनीति इन्होंने किया है। अभी पुराने नेता नहीं रहे, पहले सुशील मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, सदानंद सिंह जी, एक से एक वेटरन पॉलिटिशियन बिहार में रहे। भागवत झा आज़ाद थे और आज तेजस्वी जी, चिराग पासवान जी, बीजेपी के एक से एक दिग्गज नेता रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी, और अभी भारत के राजनीति का एक प्रशांत किशोर जी भी हैं। और पिछले इलेक्शन में ओवैसी जी की पार्टी AIMM भी बिहार में भागीदार है। बोलने में दर्द होता है, सिर्फ आरोप लगा करके राजनीति करना। वो जंगल राज था, वो सामंतवादी था, वो भाषीवादी था, वो जातिवादी था। हम पिछड़े हैं, हम अति पिछड़े को हम ये दे देंगे, ये और हम ये आरक्षण दे देंगे। आप कितना दिन ये करोगे? लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी देने की ज़रूरत है। भाषण से और सरकारी, क्योंकि बिहार की मानसिकता है, वो जो पढ़े लिखे हैं, टैलेंट हैं, वो दिल्ली, पटना में IAS IPS और विदेश में वो आज भी पूरे देश में, पूरे विश्व में बिहार के अधिकारी सबसे ज़्यादा हैं। और फिर प्रशांत किशोर जी जो बिहार में अभी हैं, अभी उनके ही इंटरव्यू से उन्होंने सबसे ज़्यादा बिहार में पढ़ाई किया, जन्म उनका बिहार में हुआ और विद्या होने के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो राजनीति सलाहकार जो देश ने देखा है, वो गुजरात में थे। बाद में जब वो प्रधानमंत्री हुए तो शायद प्रशांत किशोर जी को लगा कि अभी हमको कोई मंत्री बना देंगे, लेकिन राजनीति में जो आपको उचित मुआवजा वक्त के हिसाब से दिया जाता है और बाद में इनकी इच्छा आकांक्षा पे, क्योंकि राजनीति जब देश का संभालना है मोदी जी को, तो उनको हर चीज़ से ऊपर उठ के उनको विचार करना पड़ता है। और उनका नतीजा हुआ, प्रशांत किशोर जी गुजरात से और भारत से वो पहले कांग्रेस का सलाहकार बनने के लिए गए, जो आज़ादी से पहले से देश में राजनीति कर रहा है। और
जिस पार्टी में नरसिंहा राव जी जैसे, प्रणब मुखर्जी जैसे योद्धा रहे हैं, मुरारजी भाई जैसे लोग, और देश में जितने नेता हैं वो कौन कांग्रेस में नहीं थे। और इतने भारी भारी तो प्रशांत किशोर जी को मजबूरी में बिहार आना पड़ा, और बिहार में फिर नीतीश जी का कार्यकाल में एक उन्होंने सलाहकार बनाया, लेकिन उनको अपने मंत्रिमंडल में या उनको कोई पद नहीं देने से अभी ये साल भर से वो बिहार में अपना राजनीति का अपना कद बढ़ाने के लिए रात दिन प्रचार कर रहे हैं। जैसे अधिकारी लोग बिहार के आईएएस हो, आईपीएस हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो, वो अगर किसी मंत्रिमंडल में चले गए, ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बिहार में रिटायरमेंट लाइफ वो बिताते हैं। फिर उनको मज़दूर, कामगार, किसान उनका याद आता है, लेकिन जब वो पद पे होते हैं तो वो मिलने से भी इनकार करते हैं। उनको शर्म आती है कि हम दूसरे राज्य में, वो बिहारी होने पे उनको गर्व नहीं होता है, उनको शर्म आती है। बिहार के एक अरविंद कुमार तिवारी जी थे, उनको गर्व होता था कि हम बिहार के, जन्म हमारा बिहार में हुआ है। लेकिन डिप्टी चीफ सेक्रेटरी तक वो प्रमोद महाजन जी के पास, वो वहाँ भी आईएएस थे, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी थे। महाराष्ट्र में भी उन्होंने सचिव थे, कामगार सचिव, कमिश्नर, बहुत सब मंत्रालय उन्होंने संभाला था। ऐसे अधिकारी आज हमारे बीच में नहीं हैं। हमें गर्व होता है ऐसे अधिकारी का नाम लेने से, और बहुत ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम लेने से शर्म आती है। आईएएस हो, आईपीएस हो, और प्रशांत किशोर जी देर आए दुरुस्त आए। अगर आज उन्होंने, कल उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोलते हैं कि तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है। अरे आप पढ़ लिख करके आपने दूसरे राज्य में गए, अगर आपने आज पहले से सेवा करी होती तो शायद बिहार में कुछ तो इंडस्ट्री, आपके विचार से दिखता है कि आप कुछ तो इंडस्ट्री लग जाता, लेकिन आज बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगा। बिहार के पलायन जो मजदूर हैं उनका नहीं रुका। दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जो उसका मान, अपमान, सम्मान होता है, उसके लिए बिहार का सरकार जिम्मेवार है, बिहार के नेता जिम्मेवार है। और आज पूरा देश में इलेक्शन है। इलेक्शन के समय में हर लोग लुभावना वादा करते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था वो आज नहीं हुआ है। और आज पूरे देश में 32 राज्य में बिहार पीछे है। कितने मजदूर किसी राज्य में जाके मेट्रो में, रेल में दब दब के मरे, लेकिन उनका सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है, आज भी नहीं है। उनके परिवार को
मुआवजा नहीं मिला है। चाहे वो कोरोना काल हो या जो बड़े बड़े रेलवे देश में बना है, उसमें बिहारी मजदूर का सबसे बड़ा योगदान, बिहार हो, अरब कंट्री हो, सब जगह बिहारी मजदूरों का योगदान रहा है सर्वांगीण विकास में। लेकिन हमें दर्द होता है कि बिहार के मजदूर बिहार में सुरक्षित नहीं हैं, नेता सुरक्षित हैं। और ये 4-6 महीना सबको, ये बिहार केंद्र का हो या राज्य का हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, दोनों सारा सबको इंडस्ट्री बना देंगे, सबको पूरा अधिकार दे देंगे जीवन यापन का। लेकिन इलेक्शन के बाद कोई राजनीति पार्टी बिहार के मजदूर को सब भूल जाते हैं। अभी सरकारी काम नहीं है और देश पहले राष्ट्रीयकरण होता था, लेकिन अभी अटल जी के समय से, मनमोहन सिंह जी के समय से प्राइवेटाइजेशन को महत्वता दिया गया है और उसके वजह से पूरे देश में आज प्राइवेटाइजेशन बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीयकरण से लोग काम नहीं करते थे, 8 घंटे की ड्यूटी होती थी तो ये 6 घंटा ही काम करते थे। 7 दिन होना चाहिए तो 5 दिन में ही अपना ये सरकारी अधिकार ये अपना कर लेते थे। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया और आज बिहार में जो नवयुवक हैं, वो चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पुलिस हो, मास्टरी हो, रेलवे हो, ओएनजीसी हो, सभी जगह प्राइवेटाइजेशन के वजह से वो बेरोजगारी के शिकार हैं। और चूँकि ज़मीन नहीं है, देश की जनसंख्या 21 करोड़ था जब, आज 140 करोड़ है। सिर्फ बिहार का 14 करोड़ के लगभग है और बेरोजगारी का पूरा देश में और राज्य में तो पूरा देश बेरोजगारी का शिकार है। और नेता अभी 17 महीना था तेजस्वी यादव, नीतीश जी बीजेपी से पलटी मार के गए थे, लेकिन तेजस्वी जी ने एक ही काम किया कि करीबन 5 लाख लोगों को, यूथ को काम दे दिया, परमानेंट नौकरी दे दिया। और लोगों को, लोग बोलते हैं तेजस्वी अनपढ़ है। अरे अनपढ़ रहे, पढ़ा लिखा रहे, जंगल राज रहे, लेकिन जो इसने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान दिया, वो सबसे बड़ा चीज़ है। सभी जाति, धर्म, भाषा, सभी राज्य के लोगों को भी वहाँ नौकरी मिला है सरकारी। ये उपलब्धि उनको मिला है, जो कि फिर नीतीश बाबू बीजेपी में चले गए। अभी वही उनका भी नाम है क्योंकि उन्होंने ही मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज का जो सर्वांगीण विकास है, डबल इंजन, क्यों केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में नीतीश जी और अलायंस का सरकार है। इसमें नरेंद्र मोदी जी को अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो वहाँ रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और सबसे ज़्यादा क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी है नरेंद्र मोदी जी की कि इंडस्ट्री लगे, हर घर में काम हो और खुद का व्यापार हो, कामगार मत बनो,
काम देने वाला मालिक बनो। तो उस पे अगर सत्ता में आते हैं तो मोदी जी करेंगे, लेकिन बिहार की मानसिकता है कि वो सरकारी नौकरी चाहे प्यून का ही मिले, सिपाही ही मिले, लेकिन वो सरकारी नौकरी का पक्षधर हैं। और उसका कारण है कि आज जो वहाँ का कर रहे हैं बिहार के युवा को, युवती को, महिला को, वृद्धा को। वो अभी बता रहे थे कि 400 रुपया से 1100 रुपया कर देंगे। इसके नाम पे कोई वोट नहीं होना चाहिए। जो सरकार काम मजदूर का नहीं, जो सरकारी नौकरी देगा, जो पार्टी इंडस्ट्री लगाएगा और सिर्फ बांध पोखर और रोड बनाने का और जंगल राज खत्म करने के नाम पे राजनीति नहीं करेगा, उसी को बिहार में विजयी बनावे। क्योंकि अब बहुत आज़ादी के बाद से बहुत पूरे विश्व में चर्चा हो गया है। और उसका कारण क्या है? क्यों नहीं बिहार में IAS IPS जो रिटायर होके जाते हैं पूरे विश्व से, बिहार में क्यों नहीं बसते हैं? उसका कारण उनको खुद आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अरबों रुपया वो कमाते हैं, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं। इसके लिए सब नेता को, जो बिहार के नेता हैं, 40-48 MP, वो आत्ममंथन करे और जो 300 MLA हैं उनको अपने हर क्षेत्र से, आप MLA बनते हो, आपको अपना क्षेत्र का, अपने कंस्टिट्यूंसी में एक इंडस्ट्री भी लगा दिए तो आपको वोट देने में गर्व महसूस होगा। लेकिन वो सब कुछ करने का नहीं, सिर्फ भाषण इलेक्शन तक देने का, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और इतना जो इलेक्शन में अभी जो राजनीति पार्टी वाले सब अपना आजमाइश कर रहे हैं, अरबों खरबों खर्चा कर रहे हैं, तो बिहार के युवा को, युवती को और महिला को और ये विचार करना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से ला करके ये खर्चा कर रहा है। इसके ऊपर भी नज़र रखे और जो इंडस्ट्री लगाएगा, जो बिहार से पलायन को रोकेगा, जो जाति धर्म भाषा के नाम पे वोट नहीं लेगा,
जो बिहार का सर्वांगीण विकास करेगा उसी को मतदान करिए और उसी को विजयी बनाइए। और पूरे देश में इसी प्रकार से भाषण राशन से काम नहीं चलने वाला है। सर्वांगीण विकास बिहार का तभी है जब इंडस्ट्री और कल कारखाना लगेगा। आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंहा राव जी का पुण्यतिथि है। उनको उनके पद चिन्हों पे देश राज्य चले, यही कामना करता हूं। उनको नमन प्रणाम करता हूं। भारत का संविधान एकता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर भारत का प्रियम्बल है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सभी बात जाति धर्म भाषा का सम्मान, सर्वांगीण सम्मान हो, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मैं नरसिंहा राव जी को नमन प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंदुस्तान, जय संविधान।